जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। पहले हम इसको डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम इसकी अजम्पशंस देखेंगे और उसके बाद इसको हम एक टेबल बनाएंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए और उसकी मदद से हम एक डायग्राम और फिर आखिर में हम इसकी जो एक्सेप्शंस या लिमिटेशंस या खामियां जो उनको डिस्कस करेंगे। जी याद रखें डियर स्टूडेंट्स के जब कोई जो कंज्यूमर होता है जब वो मार्केट के अंदर जाता है तो हम बाज़ औक़ात ये ऑब्जर्व करते हैं और खुद हमारा अपना पर्सनल ये ऑब्जर्वेशन भी होती है कि वो कोशिश करता है कुछ चीज़ों को ज़्यादा खरीदता है, कुछ को कम खरीदता है। असल में जब वो ऐसा कर रहा होता है तो कंज्यूमर एक्चुअली जो मार्जिनल यूटिलिटीज़ होती हैं, जो डिफरेंट कमोडिटीज़ वो परचेज करता है, उनको असल में वो इक्वलाइज कर रहा होता है। किसी की मार्जिनल यूटिलिटी को कम कर रहा होता है, किसी को ज़्यादा कर रहा होता है। असल में वो एडजस्ट कर रहा होता है अपनी यूटिलिटीज़ को अपनी चीज़ की प्राइस के मुताबिक। तो इसी को हम जो है एक लॉ की शक्ल में जो पेश करते हैं जिसको हम लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। जी सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, other things remaining the same, a consumer adjusts his or her expenditures on various commodities in such a way that marginal utilities of all the purchased commodities are equal to each other. जी जब हम other things remaining the same किसको रिप्रेजेंट करता है? assumptions को, शरायत को, जो अभी इसके बाद जो डिस्कस करेंगे। other things remaining the same, तो कंज्यूमर अपनी जो अखराजात होते हैं अपनी इनकम को मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी पर इस तरीके से खर्च करता है कि उसकी खरीदी हुई तमाम अशिया की जो मार्जिनल यूटिलिटीज हैं वो आपस में बराबर हो जाए। तो इसी सूरत में जो कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम होगी। और अगर जो कंज्यूमर इस लॉ को वायलेट करता है, इसकी जो है इससे डिविएट करता है, इससे दूर हटता है, तो हम ये साबित करेंगे मैथमेटिकली भी और ग्राफिकली भी कि कंज्यूमर जो है वो लॉस में जाता है। जी सबसे पहले हम इसकी जो है असम्पशन देख लें। नंबर एक, रैशनैलिटी। ये लॉ जो है, बल्कि इकोनॉमिक्स के जितने भी लॉज हैं वो रैशनैलिटी पे बेस करते हैं। रैशनल का मतलब क्या होता है? अक्लमंद होना, यानी ऐसा इंसान जिसको अपने नफे नुकसान का पता हो, उसको रैशनल कहा जाता है। तो यहाँ पे हम जिस कंज्यूमर को डिस्कस कर रहे हैं वो रैशनल है, उसे पता है कि मैंने कम से कम इनकम खर्च करके ज्यादा से ज्यादा जो है यूटिलिटी हासिल करनी है। इस तरह नहीं है कि वो अपनी आमदनी को जो है बेजा तरीके से इरेगुलर तरीके से खर्च करता है, अपने उस पर लापरवाही के साथ केयरलेस होकर खर्च करता है। बल्कि रैशनैलिटी का मतलब यह है कि हमारा जो कंज्यूमर है वो अपनी मिनिमम इनकम खर्च करके कम से कम खर्चा करके ज्यादा से ज्यादा फायदे को अचीव करने की कोशिश करता है। तो पहली शर्त यह है रैशनैलिटी। नंबर टू, कार्डिनल यूटिलिटी। इस लॉ के अंदर यह भी अज्यूम किया गया है कि जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फेक्शन किसी यूनिट से डिराइव होती है, उसकी मेजरमेंट फिजिबल है, उसकी पैमाइश मुमकिन है। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो जर है, जो मनी है, जो कैश है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है। ये हमने इसमें अज्यूम किया है कि ना वो कम होती है ना ज्यादा होती है, बल्कि वो कांस्टेंट रहती है। यूटिलिटी इज एडिटिव, जो यूटिलिटी होगी उसको जमा किया जा सकता है। जितनी यूनिट से वो जो कंज्यूम करता है हमारा कंज्यूमर, उन सब की यूटिलिटी को आपस में ऐड किया जा सकता है। गुड्स आर डिविजिबल, चीजें जो है वो तकसीम पजीर हैं, उनके छोटे छोटे यूनिट बनाए जा सकते हैं। ये नंबर 3 पे था, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ जो है हम पिछली वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कंज्यूमर जो है जैसे जैसे किसी चीज की ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करता चला जाएगा तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन करती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। जी अब हम आते हैं इस टेबल की तरफ। इस टेबल में 3 कॉलम है बुनियादी तौर पर। पहला कॉलम जो मनी यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है कि इसमें हमने पैसे या जर जो उनकी इकाइयां अज्यूम की हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है उसके पास जो 5 रुपीज है, 1 2 3 4 5, और वो 2 कमोडिटीज जो परचेज करना चाहता है। यहाँ पे घी है और यहाँ पर शुगर, घी और चीनी वो खरीदना चाहता है। ये इनकी मार्जिनल यूटिलिटीज हैं, जैसा कि हमने असम्पशन में भी बताया कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जो हर कमोडिटी है उसकी जो नेक्स्ट यूनिट है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो वो कम होती चली जाएगी। अब इसको स्टार्ट कहाँ से करना है? सॉरी, पहले हम ये भी हमने सपोज किया है इस डिस्कशन के अंदर कि ये जो दोनों चीजें हैं, दोनों कमोडिटीज जो हैं, शुगर एंड घी,
इन दोनों की जो प्राइसेस है 1 रुपीज पर केजी है। फॉर सिंपलिसिटी हमने अज्यूम कर लिया, आसानी के लिए अज्यूम कर लिया है, ताकि हमें जो है कैलकुलेशन में कॉम्प्लिकेशन ना आए जी। अब इसको जो स्टार्ट करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मर्जी जहां से स्टार्ट कर लें। जैसे हमने इसको घी को जो है 30 से स्टार्ट किया है, 5-5 का गैप हमने रखा है, 25, 20, 15, 10। लेकिन जो नेक्स्ट को आपने स्टार्ट करना है, नेक्स्ट कॉलम जो बनाना है, इसमें आप इस वैल्यू को देखेंगे। यहाँ फॉर एग्जाम्पल आपने 30 रखा है, फिर 25 रखा है, तो इनका जो गैप है वो 5 है। दोनों का जो हमने गैप रखा है वो 5 रखा है। इस गैप को इस पहली जो अमाउंट है हमारी, जो पहली वैल्यू है, इसके अंदर ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी इसमें जमा कर दें या माइनस कर दें। अगर हम इसमें जमा करते हैं 30 में 5 को 35 बनता है, हम 35 से स्टार्ट करते हैं। या हम इसमें से अगर माइनस कर दें 5 को, तो ये 25 बचेगा। फिर हम 25 से जो इसको स्टार्ट कर लेंगे, 20 और ऑनवर्ड 15, 10 एंड 5 एंड सो। तो ये जो है आपने जब कॉलम बनाना है तो आपने इस तरतीब के साथ बनाना है जी। हम आते हैं कंज्यूमर किस तरह इन जो 5 यूनिट्स है इसके पास, जो हमारे कंज्यूमर के पास, इनको किस तरीके से जो है वो इन दोनों के ऊपर जो है वो खर्च करेंगे। पहला जो पॉसिबल जो सिचुएशन हो सकती है वो ये हो सकती है कि 1 रुपीज जो है वो घी के ऊपर वो खर्च कर ले। तो इस सूरत में हमारा जो कंज्यूमर है वो 1 किलो जो है वो घी खरीद सकेगा और उसके पास 4 रुपीज बच जाएंगे। तो हम अज्यूम करते हैं कि वो 4 रुपए जो शुगर पे खर्च करे, तो 1, 2, 3, 4, वो 4 केजी जो है हमारा जो कंज्यूमर है, इसको हम जो है हम सपोज करते हैं कि वो 1 किलो घी खरीदता है और 4 किलो जो है वो शुगर खरीदता है, यानी 1 रुपया वो लगाता है घी की खरीदारी के ऊपर और बाकी जो 4 बचते हैं वो शुगर के ऊपर खर्च कर रहे हैं। इस वक्त में देखें उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटीज की क्या पोजीशन है जी। हम देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी है शुगर से वो 20 है, जबकि घी से हासिल होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो वो 30 है। तो वो जो हमारा जो कंज्यूमर है लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी को ऑब्जर्व नहीं कर रहा। तो अब हम इस तरतीब को जो है थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब हम सपोज करते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है वो 2 रुपए जो है वो घी के ऊपर खर्च करता है, तो बाकी उसके पास 3 रुपीज बचेंगे। वो 3 रुपीज को 1, 2, 3 वो खर्च कर देता है शुगर के ऊपर। तो अब इस सूरत में उस जो वो 2 किलो घी परचेज कर रहा होगा और बाकी जो 3 किलो वो शुगर परचेज कर रहा होगा। अब हम इनकी मार्जिनल यूटिलिटीज को देखते हैं कि क्या पोजीशन है जी। यहाँ पे देखें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो घी है वो 25 है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ शुगर जो वो भी 25 है। तो अब उसने मार्जिनल यूटिलिटीज को इक्वेट कर लिया है, बराबर कर लिया। तो अब वो हमारा लॉ ऑफ मार्जिनल इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी को ऑब्जर्व कर रहा है। इस सूरत में हम देखते हैं कि उसकी जो टोटल यूटिलिटी कितनी बनती है जब हमारे लॉ को ऑब्जर्व करता है, और फिर जब वो ऑब्जर्व नहीं करता तो फिर उसकी जो है टोटल मार्जिनल यूटिलिटी कितनी बनती है। अगर हम इसको ऐड करें तो हमारे पास जो है 30 और 25 घी से आता है और शुगर से हमारे पास 35, 30 और 25। इसको हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 6, 8 और 13, 8, 14, 145। ये टोटल उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है हमारे कंज्यूमर की जब वो लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी को ऑब्जर्व कर। अब हम इस तरतीब को तोड़कर देखते हैं आया उस सूरत में कंज्यूमर जो है उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी बनती है। नंबर 1, पहले हमने सपोज किया था कि वो 1 रुपी जो है वो घी पे खर्च करता है और 4 जो है वो शुगर के ऊपर खर्च करता है। इस सूरत में टोटल यूटिलिटी उसकी कितनी बनेगी जी। ये 30, 35, 30, 25 एंड 20, इसको अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास बनता है 140। अब उसने लॉ को जो है वायलेट किया है, उसको ऑब्जर्व नहीं किया, कानून पे अमल नहीं किया, तो उसकी जो टोटल मार्जिनल यूटिलिटी है वो 145 से कम आई है।
आप इसमें कोई भी तरतीब रख लें, इस तरतीब के अलावा जिस पे उसने इस लॉ को ऑब्जर्व किया है, उसकी जो टोटल मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो 145 से कम ही है। तो इस तरह हम मैथमेटिकली ये प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर की जो यूटिलिटी होगी उसी सूरत में मैक्सिमाइज होगी जब वो लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी को ऑब्जर्व करेगा, इस पर अमल करेगा। इसी चीज को हमने एक डायग्राम में ड्रॉ किया जी। यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये देखें, ये दो कर्व्स हासिल होंगी। 1 यूनिट ऑफ मनी पे मार्जिनल यूनिट ऑफ घी जो वो 30 है, ये 1 और 30 को हमने मिलाया, ये पॉइंट बन गया हमारे पास। इस तरह 2 पे 25 है, ये 2 और 25, 3 पर 20 है, ये वाला पॉइंट 4 पर 15 है और 5 पर 10 है। इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ घी हासिल हो जाती है। इसी तरह शुगर की मार्जिनल यूटिलिटी कर्व हम ड्रॉ कर सकते हैं। 1 पर ये 35, 2 पर 30, इस तरह 3 पर 25, 4 पर 20 और 5 पर ये 15 है। इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ शुगर जो है वो हासिल हो जाएगी। अब ये जो लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी पे जो अमल किया है कंज्यूमर ने, तो उस वक्त में उसने क्या किया है कि 2 जो रुपीज हैं वो उसने एक्सपेंड किए हैं, स्पेंड किए हैं घी के ऊपर। ये 2 रुपीज हैं और ये घी की कर्व है, यानी वो उस पॉइंट ए पर है। और 3 रुपीज उसने खर्च किए हैं शुगर के ऊपर, ये 3 रुपीज और ये शुगर कर्व। तो अगर हम इनको पॉइंट्स को आपस में देखें तो हम इनको यूं भी सीधा स्ट्रेट लाइन एक बन जाएगी अगर हम वाई एक्सिस की तरफ आते हैं। ये मार्जिनल यूटिलिटीज हैं घी की, और इसमें इधर हमने मनी को ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस पर, और घी और शुगर की जो मार्जिनल यूटिलिटीज हैं वो वाई एक्सिस पर है। तो ये फॉर एग्जांपल पॉइंट ए है, हमारा कंज्यूमर पॉइंट ए पर है, ये शुगर कर्व के ऊपर, और जो घी कर्व है उसके ऊपर फॉर एग्जांपल पॉइंट बी के ऊपर। ये जब लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी को वो ऑब्जर्व कर रहा है। अब हम ये देखना चाहते हैं ग्राफिकली कि हमारा कंज्यूमर इस लॉ से दूर हटता है, इसकी खिलाफवर्जी करता है, तो ग्राफिकली हम देखेंगे कि उसको किस तरह लॉस होता है। जी हम अज्यूम करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अज्यूम किया था कि वो 1 रुपी जो है वो 2 की बजाय 1 रुपी घी पे खर्च करता है। तो ये 1 रुपी और ये घी की कर्व है, उसकी की जो कमी है वो बी की बजाय अब घी वाली कर्व पे बी डैश पॉइंट के ऊपर आ जाएगी, यानी ये उसका पॉइंट अब बी बनेगा, बी की बजाय बी डैश बन जाएगा। ये जो एरिया है यहां से वो 2 की बजाय 1 पे आया, तो ये जो शेडेड एरिया जिसको मैं शेडेड कर रहा हूं, ये एक्चुअली उसके लॉस को शो कर रहा है। लॉस क्यों है? अब वो घी पर 2 की बजाय सिर्फ 1 रुपी स्पेंड कर रहा है, तो जाहिर है उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी 2 रुपीज की बजाय 1 रुपीज के बराबर होगी, 1 रुपीज पर होगी। और 1 रुपीज को हम आगे जब कनेक्ट करते हैं घी वाली कर्व के साथ तो ये पॉइंट बी डैश बनता है, यानी यहां से पहले हमारा कंज्यूमर पॉइंट बी पर था, ये वाला पॉइंट बी हमारा था, और अब वो पॉइंट बी डैश पर आ गया। तो ये एरिया एक्चुअली उसने क्या किया है, लूज किया है, इसको उसने छोड़ा है, ये इससे छिन गया है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं शुगर पर अब वो 3 की बजाय 4 रुपीज खर्च कर रहा है। ये पहले 3 खर्च कर रहा था, अब 4 खर्च कर रहा है। तो 4 को हम ऊपर बढ़ाएं और घी वाली कर्व तक जाएं तो ये 3 से लेकर 4 तक का जो एरिया वाला है, इसको हम कह सकते हैं कि उसने हासिल किया है, ये वाला जो उसने गेन किया है, ये वाला, क्योंकि अब वो 3 की बजाय 4 रुपीज जो इस पर खर्च कर रहा है, तो ये उसका गेन है। जाहिर उसने जो है अपनी जो तरतीब है, जो अरेंजमेंट है, उसको चेंज किया है। वो 2 रुपए की बजाय 1 रुपया खर्च कर रहा है घी के ऊपर, तो उसने लूज किया है घी की मार्जिनल यूटिलिटी में। लेकिन अब वो जो शुगर है उसके ऊपर 3 की बजाय 4 रुपए खर्च कर रहा है, तो वो इस पॉइंट ए की बजाय अब कहां पे आ जाएगा, पॉइंट ए डैश पर आ जाएगा। तो ये एरिया जो है उसकी गेन को शो करता है, उसकी हासिल को या उसके फायदे को शो करता है। अब हम कंपेयर करें
इन दोनों शेडेड एरियाज को, तो हम देखते हैं कि उसका जो गेन का शेडेड एरिया है वो कम है, जबकि उसका जो लॉस का जो शेडेड एरिया वो ज्यादा है। तो यही बात जो हमने मैथमेटिकली प्रूव की थी कि जो कंज्यूमर जब लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी को डिसोबे करता है तो नुकसान में जाता है। यही चीज जो है हम ग्राफिकली भी साबित कर चुके हैं जी। अब हम आते हैं इसकी एक्सेप्शंस या लिमिटेशंस, यानी हुदूद या खामियां, यानी वो पॉइंट्स जहां पर ये लॉ जो है अपनी अजम्पशंस को के बावजूद भी वहां पर अप्लाई नहीं होता। वो कौन कौन से पॉइंट है जी? नंबर 1, कार्डिनलिटी इज ऑब्जेक्टिव। सबसे बड़ा जो एतराज है इस लॉ के ऊपर वो ये है कि जो ये हम मैयर करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को, ये फिजिबल है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, अमली तौर पे बेसूद है, बेकार है। ये कॉन्सेप्ट ही जो इसके मुखालिफिन हैं, जो इसके क्रिटिक्स हैं, वो ये कहते हैं कि ये फिजिबल नहीं है कि आप कोई शख्स जो है, कोई कंज्यूमर कोई चीज को इस्तेमाल कर रहा है तो हम कभी भी नहीं कह सकते नंबर्स के अंदर कि इसके अंदर 5 यूटिलिटी है, 10 है, 15 है, 20 है। तो ये सबसे बड़ा इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है कि जो यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। यूटिलिटी का ताल्लुक इंसान की सेटिस्फेक्शन के साथ है, ये मेंटल सेटिस्फेक्शन के साथ होता है, और मेंटल सेटिस्फेक्शन की मेजरमेंट नहीं हो सकती। नंबर 2, पब्लिसिटी। बाद औक़ात कंज्यूमर जो होता है चीजों को उनकी यूटिलिटी के लिहाज से नहीं खरीद रहा होता, बल्कि उसके ऊपर जो पब्लिसिटी है, एडवर्टाइजमेंट है, इश्तिहारबाजी है, जो मुख्तलिफ कंपनीज अपने जो कंज्यूमर्स है, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए मुख्तलिफ एड्स जो है चलाती हैं टेलीविजन पर, इस तरह अखबारात के अंदर, और जो मुख्तलिफ जो चैनल्स होते हैं उनके पास मीडिया होता है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, उसके प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उन सब में इश्तिहारात की आपको भरमार नजर आती है। वो क्या होती है? एक्चुअली पब्लिसिटी होती है, एडवर्टाइज होती है। तो हम बाद औक़ात हमारा जो कंज्यूमर होता है वो उनकी मार्जिनल यूटिलिटीज को नहीं देख रहा होता, बल्कि वो पब्लिसिटी की वजह से इन चीजों को खरीद रहा होता है। तो वहां पे जो लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो अप्लाई नहीं होता। इनडिविजिबिलिटी, बाद जो चीजें होती हैं वो डिविजिबल नहीं होती, उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। मसलन जो इलेक्ट्रिक फैन है या वॉशिंग मशीन है, इसी तरह जो है एयर कंडीशनर है या मोटरसाइकिल है, कार है, इनको डिविजिबिलिटी मुमकिन नहीं है, इनके हम छोटे छोटे टुकड़े नहीं बना सकते, क्योंकि उस सूरत में ये चीजें अपनी यूटिलिटी खो बैठती हैं। इसके बाद इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर। समटाइम जो होता है कंज्यूमर लापरवाही के साथ चीजों को खरीदता है, वो खुद जो है बेतहाशा पैसे खर्च करता है, इतनी भी चीज नहीं होती जितनी कि वो खरीद लेता है। तो कंज्यूमर को रोका तो नहीं जा सकता जी। टाइम पीरियड, कुछ चीजें जो होती हैं उनकी जो यूटिलिटीज होती हैं उनको वो टाइम के साथ तय होती है। मसलन हम एक जो है एलसीडी ले आते हैं, कोई एलईडी ले आते हैं घर में। अब ये हम नहीं कह सकते कि ये जो है 10 दिन चलेगी, साल चलेगी, 10 साल चलेगी, 20 साल चलेगी। यानी उसका जो टाइम स्पैन होता है वही उसकी यूटिलिटी को डिसाइड करता है। तो पहले से ये नहीं तय किया जा सकता कि इसके अंदर से जो है इतनी यूटिलिटी हासिल होगी, उन चीजों में भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता। इसके बाद हैबिट्स एंड कस्टम्स। हमारी जो बहुत सी परचेजिंग होती है वो ना हमारी ख्वाहिश के मुताबिक होती है, ना यूटिलिटीज के मुताबिक होती है, बल्कि हम उन चीजों को बाद औक़ात हमारी हैबिट्स बन चुकी होती हैं, हमारी आदत बन चुकी होती है। हमने उनको खरीदना होता है, हम उनकी यूटिलिटी को नहीं देखते बल्कि उस आदत को देखते हैं। मतलब पान खाना जो एक आदत बन चुकी होती है, पान खाने वाले ने वो खाना ही खाना, उसने यूटिलिटी को नहीं देखना, उसकी वो हैबिट बन चुकी है। इसके अलावा कस्टम्स, रस्म और रवाज। बहुत सी जो हमारी चीजें होती हैं वो रस्म और रवाज के ताबे होती हैं। हमारी जो परचेज होती है वहां पे भी हम यूटिलिटीज को नहीं देखते। मतलब शादी ब्याह के ऊपर या मेहंदी के ऊपर पहने जाने वाले कपड़े या जूते या मुख्तलिफ किस्म की जो रसूमात होती हैं मुआशरे के अंदर, हर मुआशरे के अंदर होती हैं, तो जो परचेजिंग होती है वो रसूमात के ताबे होती है, वो जो है यूटिलिटीज के ताबे नहीं होती जी। ये था हमारा आज का टॉपिक, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। इसी से रिलेटेड एक और छोटा सा टॉपिक है, उसको हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस एंड डेड वेट लॉस। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।